हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल। मैं हूं राजू गुप्ता और मैं आपके लिए बिहार एसआई बीपीएससी रेलवे सेट सीरीज़ 5 लाया हूं, जिसमें 50 जीके और उनसे रिलेटेड कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों, ये जीके कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए होंगे या पूछे जा सकते हैं, तो ध्यानपूर्वक इन सभी जीके को आप याद कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में पूछा गया सवाल था, प्रश्न था, क्या कोई सांसद लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी सांसद लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेता है। वो जब भी शपथ लेगा तो अपने लोकसभा सदस्य की क्या लेती है, शपथ लेती है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, और आज का सवाल, माफ़ करना दोस्तों, आज का सवाल क्या है? तो 1774 ईस्वी में स्थापित कोई कोर्ट पहले मुख्य न्यायाधीश 1774 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये आपको बताना है। ठीक है, इनके ऑप्शन क्या क्या है? एलिजा इम्फे, स्टीफन सीजर, रॉबर्ट चैम्बर्स और जॉन हाइड। इसके जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो ये कैसी लगी वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, प्रीवी काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? प्रीवी काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 मई 1708 ईस्वी में की गई थी। प्रीवी काउंसिल जो है सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल में किया जाता था। ठीक है, जब ये सुप्रीम कोर्ट भारत में स्थापित की गई थी, तो उसके आदेश के विरुद्ध कोई भी अगर अपील करना होता था तो वो प्रीवी काउंसिल में जाकर के अपील करते थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रीवी काउंसिल को क्षेत्राधिकार जो है उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा समाप्त कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो ये एक्ट का नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से वह व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी करने लगा? तो ये कौन सा युद्ध है? बक्सर के युद्ध 1764 में। ठीक है दोस्तों, बक्सर के युद्ध से वो क्या किया था? भारत में शासन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किसके पड़ी थी, किस युद्ध से पड़ी थी, तो उसका जवाब प्लासी का युद्ध है। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने धरातलीय भागों में बांटा गया है? तो 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन है? उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है, और है प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये कितने हो गए? कुल 5। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 1843 ईस्वी में भारत के किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड एलनब्रो ने। ठीक है, 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ठीक है, और दास प्रथा का समाप्त कब किया गया था? 1843 में। और किस लॉर्ड ने की थी? तो एलनब्रो। ठीक है, अगला प्रश्न, किस रियासत की जनता ने नवाब से विद्रोह कर भारत में विलय की घोषणा कर दी थी? भारत में विलय की घोषणा कर दी थी। तो ये कौन थे? पाकिस्तान। और वो नवाब जो थे वो पाकिस्तान भाग गए थे। ठीक है, तो ये जूनागढ़ है, जूनागढ़ की जनता ने कर दी थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार जो संविधान सभा का निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक है और किंतु आत्मा से एकात्मक है? ये किसकी कथन थी? तो ये पीटी चाको की कथन है। ठीक है, पीटी चाको। कभी कभी कथन से भी रिलेटेड सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? ठीक है, तो भारत में नागरिकता के कानून जो है वो अनुच्छेद 11 के तहत बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड प्राप्त करने वाले लोगों को किस प्रकार का वीज़ा मिलता है? तो उन्हें लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड किनको मिलता है? जो भारत के पहले क्या थे? नागरिक थे, लेकिन विदेश में जाकर के, किसी दूसरे देश में जाकर के वो क्या करने लगे? वहाँ पर जाकर स्थायी रूप से बस गए। ठीक है,
भारत के ही लोग, जिसे आप भारतीय मूल के सुनते होंगे, भारतीय मूल के कोई व्यक्ति वहीं पर क्या कर लेते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो वैसे लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किस संवैधानिक पीठ में सबसे अधिक 13 न्यायाधीश थे? तो ये इसका जवाब है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इसमें कुल 13 न्यायाधीश ने क्या किया था, फैसला सुनाया था। अब तक का सबसे ज़्यादा न्यायाधीश इस पीठ में बैठे थे। ठीक है, इस खंडपीठ में। हमारा अगला प्रश्न है, देश में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो ये है महाराष्ट्र का। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में क्या है, सड़कों की लंबाई बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर कम कच्ची सड़कों की पूछ दिया जाए तो वो उड़ीसा है। कच्ची सड़कों में उड़ीसा सबसे ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध कृषि संबंधी समग्र क्रांति से है। ठीक है, कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा है। तो प्रथम कौन है? प्रथम है चीन। चावल में भी प्रथम है चीन। ठीक है, और गेहूं में भी चीन, लेकिन दूसरा कौन है? तो भारत है। अगला प्रश्न है, भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को किस क्षेत्र की उपमा दी गई है? भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग को सनराइज क्षेत्र की उपमा दी गई है। ठीक है दोस्तों, सनराइज क्षेत्र की उपमा। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन शहर किसको कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में आधुनिक ढंग से सीमित उत्पादन 1824 में कहाँ शुरू की गई थी? तो पोर्टलैंड ब्रिटेन में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये ईस्वी, इसमें जो ईस्वी दी गई है ये ईस्वी को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन वाराणसी यूपी में। ठीक है, ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन वाराणसी यूपी में कब शुरू की गई थी? तो वो है 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, देश में प्रथम 2G एथनॉल, 2G का मतलब सेकेंड जनरेशन, ठीक है, 2G एथनॉल बायो रिफाइनरी कहाँ लगाई गई थी? तो पंजाब के भटिंडा में लगाई गई थी। और कब? तो 25 दिसंबर 2016 को लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में के ओडिशा में स्थित व्हीलर द्वीप, कौन सी द्वीप? व्हीलर द्वीप किसके नाम से, किस और नाम से जाना जाता है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर कोच्चि से कोयम्बटूर होते हुए चेन्नई जाने का मार्ग गुजरता है? तो यह है पालघाट दर्रा। ठीक है, कौन से दर्रे? तो पालघाट। कोच्चि से कोयम्बटूर पालघाट दर्रे द्वारा होकर के जाया जाता है। या पूछ दिया जाए कोच्चि से चेन्नई की ओर जाना तो पालघाट दर्रे को पार करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की रचना सर्वप्रथम 1990 में, ठीक है, 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े किस पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने की थी? तो ये महबूब उल हक है। ठीक है, ये जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है भारत द्वारा या विदेशों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, तो ये इसकी युक्ति किसने दी थी? तो महबूब उल हक ने दिया था। ठीक है, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के संभावना के आधार पर अल्प विकास की परिभाषा किसने दी थी? तो ये जैकब वाइनर ने दिया था। ठीक है, विकास की संभावना के आधार पर अल्प विकास की परिभाषा जैकब वाइनर ने। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग खुद ही निर्धारित कर लेती है। ठीक है, पूर्ति जो है अपनी मांग खुद ही निर्धारित कर लेती है। यह युक्ति किसने दी थी? तो JB शॉ ने दी थी। ठीक है दोस्तों, JB शॉ ये एक अर्थशास्त्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बड़ी फर्मों की काम आने वाले बाजार को क्या कहते हैं? बड़े फर्मों की कम संख्या वाले बाजार, ये काम नहीं है, कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो अल्प अधिकार कहते हैं। ठीक है, अल्प अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किस आर्थिक मॉडल के आधार पर किया गया है? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, नव मतलब नया, तो नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? कुत्ता था। ठीक है, डॉग, कुत्ता। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाले अवस्था में, भोजन उत्पादन करने वाले अवस्था में किस युग में पहुंचा?
ठीक है, व्यक्ति जो है भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, जब नवपाषाण काल में आए तो हर एक व्यक्ति पहले तो आदि मानव हुआ करते थे ना, तो व्यक्ति क्या करने लगे थे? भोजन संग्रह करने लगे। संग्रह करने की जगह पर क्या करने लगे थे? उत्पादन करने लगे थे, यानी कि खेती करने लगे थे। यहाँ पर बात खेती की जा रही है। खेती कब से करने लगे थे? तो नवपाषाण युग में, नवपाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न है, धान्यों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो धान की खेती यदि पूछ दी जाए कब हुई थी? तो नवप्रस्तर काल में। ठीक है, नवप्रस्तर काल में की गई थी पहली बार धान की खेती। अगला प्रश्न, किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किया गया था? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है? पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है वो सांख्य दर्शन को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध जो है वो कहाँ लड़ा गया था? तो धौली में लड़ा गया था। ठीक है, और कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये लड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम जो था वो देवगुप्त था, या उनको देवराज कहा जाता था। चंद्रगुप्त के बड़े भाई का नाम क्या था? रामगुप्त। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव देवी के क्या की थी? अपने भाई को यानी कि ध्रुव देवी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने मिलकर अपने भाई की क्या की थी? बड़े भाई की हत्या करवाकर उनसे शादी कर ली और उनके क्या बोलता है ये गद्दी पर शासन करने लगे थे। ठीक है, हालांकि रामगुप्त थोड़ा सा डरपोक किस्म के शासक थे। चलिए अगला प्रश्न है, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए 3 महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ कहा जाता है? ये 3 महाशक्ति शासक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश थे। कौन कौन वंश थे? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। ये तीनों के बीच में क्या लड़ा गया था? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। हमारा अगला प्रश्न है, विजय सेन ने देवपारा में किस विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह है प्रद्युम्नेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर। इसकी स्थापना विजय सेन ने करवाया था। ठीक है, कहाँ? देवपारा में। ये याद कर लीजिएगा, देवपारा और किसने? विजय सेन। अगला प्रश्न, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी धारा ठंडी होने के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है? ठीक है, तो यह है लेब्राडोर जलधारा। ये कहाँ है? तो आपका ये उत्तरी ध्रुव की तरफ कहाँ पर पड़ता है? तो ये उत्तरी अमेरिका के पास पड़ता है। ठीक है, कनाडा के पास। लेब्राडोर जलधारा ये ठंडी जलधारा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वन को बोरियल वन, ठीक है, बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो यह है शंकुधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? बोरियल वन। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बोरियल वन, शंकुधारी वन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती जो है, टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं थे? तो ये भारतनाट्यम के। ठीक है, यदि पूछ लिया जाए टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भारतनाट्यम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? तो यह है जबड़ा। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो ये वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी करती है, लेकिन वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से दुगनी करती है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये भी क्या है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है, यानी कि नर भाग? तो पुष्प केसर। ठीक है, पुष्प केसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुस्तक व्हाट हैपेंड, ठीक है, पुस्तक व्हाट हैपेंड जो है के लेखक कौन है? तो यह है हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई है ये व्हाट हैपेंड पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कदांग
मठ किस राज्य में स्थित है? तो करदांग मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्तियां निकलती है? ठीक है, किसी भी पेड़ के तने का वह भाग जहां पर पत्तियां निकलती है उसे असंधि कहते हैं। ठीक है, असंधि। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? तो यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, द्वीप देश फिजी। फिजी एक द्वीपीय देश है, ठीक है, तो वो किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रश्न है किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सतपुरा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है? तो ये धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, धूपगढ़ सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अटल पेंशन के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? ठीक है, अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि जो है 1000 है। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे में पूछी जा सकती है स्टैटिक जीके के रूप में। चलिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो अनुच्छेद 332 द्वारा। इससे एक बार और पढ़ लेता हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो यह है अनुच्छेद 312। ठीक है दोस्तों, ये सभी 50 प्रश्न जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी पूछे गए होंगे और पूछ लिए भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए 50 प्रश्नों का जो है वीडियो, प्रश्नों जीके के प्रश्नों को वीडियो को मैं बनाता रहूँगा। अगला सीरीज 6 जल्द ही आएगी। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को बताएं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।